वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम शुरू करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को। जिसमें सबसे पहली एप्लीकेशन जो आज हम समझेंगे वो है इन कैलकुलेटिंग द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सोल्यूट इन ए सॉल्वेंट। यानी जो हमारे पास मिक्सचर रहता है दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स का, उसमें हम सोल्यूट का एडिशन करते हैं तो अलग अलग सॉल्वेंट्स में सोल्यूबिलिटी क्या होगी सोल्यूट की, वो हमें निकालनी होगी। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 एंड 2 नहीं देखा है उसे ज़रूर देखना, तभी आप इस लेक्चर में अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन इसका यूज़ करते हुए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलिए हर लेक्चर की तरह पहले समझेंगे देन नोट करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की इन कैलकुलेटिंग द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सोल्यूट इन ए सॉल्वेंट क्या कहता है, एग्जाम में आपको किस तरीके से फ्रेम करके आना होगा। पहला पॉइंट, व्हेन द टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर and the solute is added in such a large excess that the saturated solutions are formed। कहता है कि जब हमारे पास मिक्सचर होता है टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स का, यानी जो सॉल्वेंट्स आपस में मिक्स नहीं करते, और हम उनमें सोल्यूट की जब एडिशन करते हैं काफ़ी लार्ज अमाउंट में एक्सेस में, तो होता क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हो जाती है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट जितना डिज़ोल्व हो सकता था हो चुका। अब अगर आप एक्स्ट्रा एडिशन करेंगे तो आपको सोल्यूट बेस में अलग से दिखाई देने लगेगा। जैसे आप वाटर में NaCl का एडिशन कर रहे हैं, पहले तो डिज़ोल्व होगा, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जब NaCl डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। उसी स्टेज को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। अगर फर्दर NaCl आप डालेंगे तो बेस में आपको सेटल होता हुआ NaCl आसानी से दिख जाएगा। वही बात यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में करी है। नेक्स्ट पॉइंट, एट दिस स्टेज द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द सोल्यूशंस एट दिस स्टेज, ये दो बार आ गया, विल बी इक्वल टू देयर सोल्यूबिलिटीज़। कहता है इस स्टेज पर, कौन सी स्टेज पर, जहाँ पर सोल्यूशन सैचुरेटेड हो चुका है, उस स्टेज पर जो सोल्यूट की सोल्यूबिलिटीज़ होगी ना अलग अलग सॉल्वेंट में, वो उनकी कॉन्सेंट्रेशंस के इक्वल होगी। क्या मतलब, दो सॉल्वेंट है, देखो हमारे पास सॉल्वेंट ए एंड सॉल्वेंट बी। सॉल्वेंट ए में सोल्यूट की कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, इसी तरीके से सॉल्वेंट बी में भी सोल्यूट की कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन है। सॉल्वेंट ए में सोल्यूट की कुछ ना कुछ सोल्यूबिलिटी है, सॉल्वेंट बी में भी सोल्यूट की कुछ ना कुछ सोल्यूबिलिटी है। तो जो सॉल्वेंट ए है उसमें जो सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी है वो इक्वल होगी उस सोल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्वेंट ए में। इसी तरीके से सॉल्वेंट बी में जो सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी के इक्वल होगा सॉल्वेंट बी में। ये यहाँ पर कहा गया है। तो अब इसी चीज़ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज़ करते हुए एक फॉर्मूला निकालेंगे जो कि हेल्प करेगा हमें इसकी कैलकुलेशन करने में। तो चलिए आप इतना नोट करें। थर्ड पॉइंट देखेंगे, Assuming that the distribution law is applicable for such concentrations, यानी अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएं तो वही हम फर्स्ट लेक्चर से देखते आ रहे हैं कि जो सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशंस का रेशियो होगा रिस्पेक्टिव सॉल्वेंट्स में वो इक्वल होगा एक कांस्टेंट के, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या पार्टीशन कोफिशिएंट बोलते हैं, C1/C2 इज इक्वल टू Q। अब क्योंकि जब सोल्यूट सैचुरेटेड हो चुका है तो उस केस में सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में उसकी सोल्युबिलिटी के इक्वल होगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पर S1/S2 भी लिख लिया, वेयर कॉन्सेंट्रेशन C1 इज इक्वल टू S1। S1 क्या है, इट इज़ द सोल्यूबिलिटी ऑफ द सोल्यूट इन सॉल्वेंट 1। कॉन्सेंट्रेशन C2 इक्वल होगा S2 के। ये क्या है, S2 इज़ द सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट 2। आगे, thus knowing K that is partition coefficient and S2 can be calculated easily। अगर हमें S1 पता है, पार्टीशन कोफिशिएंट पता है, तो हम S2 इजीली निकाल लेंगे। इसी तरीके से आगे आपको न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं। तो चलिए आप इसे नोट करें, देन हम चलते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला, at 15 degrees Celsius an aqueous solution of oxalic acid containing 5 gram of oxalic acid per 100 centimeter cube of water is in equilibrium with an ethereal solution containing 0.50 ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब। बेसिकली जो दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स हैं वो है वाटर एंड ईथर, उसमें सोल्यूट ऐड किया गया है ऑक्सैलिक एसिड। तो वाटर में जो सॉल्वेंट है हमारे पास उसमें ऑक्सैलिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 5 ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब, और जो ईथर का सोल्यूशन है उसमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.50 ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब। आगे,
द सोल्यूबिलिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन वाटर एट 15 डिग्री सेल्सियस इज 10 ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब। देखो टेम्परेचर सेम है, तो इस पर कहता है ऑक्सैलिक एसिड की सोल्यूबिलिटी वाटर में गिवन है 10 ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब। हमसे ईथर की सोल्यूबिलिटी निकाली है। आप समझ गए होंगे। आपको रोड मैप में बताऊं, खुद से आप कर सकते हैं, अदरवाइज हम डिस्कस तो करेंगे ही। आपको कॉन्सेंट्रेशन पता है वाटर में, ईथर में पता है ऑक्सैलिक एसिड की, तो C1/C2 मान लो ऊपर वाटर का ले रहे हैं तो नीचे आ जाएगा ईथर में जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू S1/S2। ऊपर आपने वाटर की कंसंट्रेशन ली है तो ऊपर सोल्यूबिलिटी वाटर की लेंगे, नीचे ईथर में लेंगे ऑक्सैलिक एसिड की। तो तीन चीज़ें आपको पता है, फोर्थ कैलकुलेट करेंगे। जल्दी से करें, ये नोट डालकर लिख लेना, एग्जाम में थोड़ा हेल्प आ सकता है अगर यूनिट्स के साथ खेले तो चलो आप ट्राई करो, अदरवाइज हम डिस्कस करेंगे। तो चलो सोल्यूशन देखते हैं। स्टेटमेंट आई थिंक आपने लिख ली होगी। हमें क्या क्या गिवन है, देखो सेमेस्टर एग्जाम है तो हमें हर चीज़ लिख के दिखाना होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो हम सीधा सीधा बात करेंगे। एक क्वेश्चन देख लो, आगे फिर आप शॉर्ट में भी ट्राई करेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। पहले कॉन्सेंट्रेशन गिवन है ऑक्सैलिक एसिड की वाटर में, जिसे हम C1 से डिनोट करें 5 ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से ऑक्सैलिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ईथर में, जिसे हम C2 से डिनोट कर रहे हैं, वो है 0.5 ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब। हमें पता है जो पार्टीशन कोफिशिएंट है ऑक्सैलिक एसिड का वाटर एंड ईथर में, वो किसके इक्वल होगा, C/C2 इज इक्वल टू के डिस्ट्रीब्यूशन लो। C1 कितना है 5 ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब, C2 कितना है 0.5 ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब से ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब कैंसल, तो हमारे पास आ गया 10। When the solutions are saturated, the ratio of concentrations is equal to the ratio of their solubilities। यही बात तो हम कॉन्सेप्ट में देख कर आए हैं कि जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाता है तो उस टाइम जो सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशंस है रिस्पेक्टिव सॉल्वेंट्स में, वो उनकी सोल्यूबिलिटीज़ के इक्वल हो जाता है रिस्पेक्टिव सॉल्वेंट्स में। तो के किसके इक्वल आएगा, क्योंकि ऊपर वाटर की कंसंट्रेशन लिया तो यहाँ पर भी आप सोल्यूबिलिटी वाटर में ही लेंगे एंड देन ईथर में लेंगे। इतना नोट करें, देन हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब हमें वाटर में सोल्यूबिलिटी गिवन है कितनी, 10 ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो S1/S2 C1/C2 के इक्वल है, जो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 10 आया है, देख सकते हैं अपने नोट्स में। तो 10 ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय S2। तो यहाँ से जब S2 निकालेंगे 10 नीचे आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, तो ये आ गया 1 ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब। विच इज़ द सोल्यूबिलिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन ईथर, यही हमसे पूछा था, क्योंकि S2 हमने क्या बोला था, ऑक्सैलिक एसिड की सोल्यूबिलिटी ईथर में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं जो आपको ट्राई करना है खुद से। फाइंड द सोल्यूबिलिटी ऑफ आयोडीन इन CCl4 एट ए टेम्परेचर when water becomes saturated with the 0.350 gram of iodine per liter and the distribution coefficient is 88 in favor of CCl4। क्या कहता है कि आपको CCl4 में आयोडीन की सोल्यूबिलिटी निकालनी है। कब, जब वाटर सैचुरेटेड हो जाता है 0.350 ग्राम ऑफ आयोडीन पर लीटर में। तो ये बेसिकली ये कंडीशन दे दी जहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है एक पर्टिकुलर सोल्यूट की, वो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में उसकी सोल्यूबिलिटी के इक्वल हो जाती है। यही हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। अब क्योंकि आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो ये सोल्यूबिलिटी के इक्वल हो जाएगा वाटर में। वाटर की बात हो रही है ना, वाटर बिकम सैचुरेटेड विद 0.35 ग्राम ऑफ आयोडीन पर लीटर। तो बेसिकली ये कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। अब क्योंकि सैचुरेशन हो चुका है तो इसका मतलब ये सोल्यूबिलिटी गिवन है हमारे पास आयोडीन की वाटर में। CCl4 की सोल्यूबिलिटी निकालनी है और डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट 88 गिवन है CCl4 की प्रेजेंस में, यानी फेवर में, यानी ऊपर लिखेंगे अब सोल्यूबिलिटी CCl4 की डिवाइडेड बाय सोल्यूबिलिटी इन वाटर, जो यहाँ से हमने निकाल लिया, वो इक्वल होगा पार्टीशन कोफिशिएंट 88 के। तो आप जो चीज़ निकालनी है इजीली कैलकुलेट कर लेना, खुद से ट्राई करें, अदरवाइज हम डिस्कस करेंगे ही। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। CCl4 में सोल्यूबिलिटी आयोडीन की निकालनी है, वाटर में गिवन है। यह कैसे पता लगा, क्योंकि सॉल्यूशन सैचुरेट हो चुका था हमारे पास, तभी हमने कॉन्सेंट्रेशन को सोल्यूबिलिटी के इक्वल लिया है। दैट्स वाई हमने यहाँ पर सोल्यूबिलिटी 0.350 ग्राम पर लीटर, समझ गए ना। के हमें गिवन है, तो CCl में सोल्यूबिलिटी डिवाइडेड बाय वाटर में सोल्यूबिलिटी 88 के इक्वल गिवन है। सोल्यूबिलिटी CCl4 में निकालनी है तो वाटर वाले को उतर ले जाएंगे जो कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होगा। तो 88 इंटू यहाँ से रखेंगे 0.350 ग्राम पर लीटर, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 30.8 ग्राम पर लीटर, और यही हमें कैलकुलेट करना था।
समझ गए। तो बहुत इजी था हमारे पास ये जो कैलकुलेशन थी सोल्यूट के सोल्यूबिलिटी के पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। क्लियर। तो आज इतना ही देखेंगे। होपफुली आपको समझ आई होंगी सभी चीज़ें। आप अपनी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इन लेक्चर्स को शेयर कीजिएगा। तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।